नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। एक नगर में सेठ रहता था। सेठ की किराने की दुकान थी। पूरे नगर में बस सेठ की ही बड़ी दुकान थी, जिससे लोग बहुत संख्या में सामान खरीदते थे। सेठ का काम अच्छे से चल रहा था। सेठ ने अपने दुकान पर एक मुनीम भी रखा था हिसाब किताब के लिए। मुनीम बड़ा ही चालाक और चतुर था। वह सेठ से कहता था, सेठ जी, अभी तो आपकी किराने की दुकान अच्छे से चल रही है, पर समय का कोई भरोसा ही नहीं है। आप बड़े ही सीधे साधे हैं। थोड़ा बहुत हेर फेर करना भी आना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी हेर फेर करके ही अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। सेठ कहने लगा, मैं लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी किराने की दुकान में जो आमदनी होती है उसी से खुश हूँ। मुनीम कहने लगा, पर सेठ जी, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब तो आपकी दुकान अच्छी चल रही है, कल पता नहीं क्या हो। तब सेठ कहने लगा, तू ज़्यादा बक बक मत कर, अपना काम कर। मुनीम कहने लगा, हेरा फेरी तो आप अब भी करते हैं। सेठ कहने लगा, ये तू क्या कह रहा है। मुनीम कहने लगा, आप दाल चावल और अनाज में कंकड़ की मिलावट करते हैं, क्या ये हेरा फेरी नहीं हुई। तब सेठ कहने लगा, इतना तो सभी दुकानदार करते हैं, मैं ही थोड़ी ना करता हूँ। ये तो दुकानदारी का नियम है, थोड़ी बहुत मिलावट तो चलती है। तू अपना काम कर, ज़्यादा आप बातें मत बना। मुनीम चुप हो गया। कुछ समय के बाद सेठ की दुकान धीरे धीरे जो है कम चलने लगी, क्योंकि अब ग्राहक बहुत कम ही सेठ की दुकान पर आते थे। कारण यह था कि नगर में दो बड़े सेठों ने थोक की दो खाने पीने की दुकानें खोल ली थी, तो सभी लोग थोक के भाव में उनकी दुकानों से ही सामान ले जाते थे। सेठ की दुकान पर इक्का दुक्का ग्राहक ही आता था। सेठ बड़ा परेशान रहने लगा। वह मन में सोचने लगा कि जो मुनीम था वो सही कह रहा था। समय के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। अगर मुझे भी हेर फेर करना आता तो आज मेरी दुकान भी अच्छे से चलती, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। फिर उसने नगर के दो चार बड़े सेठों से बात करके पैसा उधारी पर ले लिया और कहा कि जब काम अच्छा चलेगा तो आप लोगों का लौटा दूंगा। उस पैसे से सेठ ने बड़ी संख्या में खाने पीने का सामान खरीदा और थोक के भाव में लोगों को बेचा। लोगों ने थोक के भाव में सेठ की दुकान से सारा सामान अ, खरीद लिया। सेठ के पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब सेठ के मन में लालच आ गया था। वह सेठों का पैसा लौटाना नहीं चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं ये नगर छोड़कर दूसरे नगर में चला जाऊं तो कौन पूछने आएगा और कौन मुझे ढूंढेगा। तो मुझे किसी के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी और बेटे से कहने लगा कि हमें ये नगर छोड़कर जाना होगा। किसी दूसरे नगर में चलकर आराम से रहेंगे। सेठ का जो बेटा था वो 10 वर्ष का था। उसका नाम मक्खी था। सेठ की बातें सुनकर मक्खी कहने लगा, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आपने तो बहुत से लोगों से पैसा लिया है। अगर ये नगर छोड़कर हम दूसरे नगर में जाएंगे तो वे सेठ हमें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे और सारा पैसा भी चला जाएगा। हमें एक काम करना चाहिए, ऐसे दूर दराज किसी गांव में जाकर बसना चाहिए जहां हमें कोई जानता न हो। अगर कोई जानता ही नहीं होगा तो पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर जो सेठ था बेटे की बातें सुनकर हैरान था कि 10 वर्ष की उम्र में ही उसका बेटा इतनी चालाकी भरी बातें करता है। सेठ की
को अपने बेटे की बात समझ में आ गई। कहने लगा, तुम कह तो सही रहे हो, वहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलो ऐसे ही किसी गांव में चलते हैं। फिर दूसरे दिन सेठ अपनी पत्नी और बेटे के साथ चुपके से रात के अंधेरे में ऐसे गांव में पहुंच गया जो कि जंगल के किनारे था। उस गांव में एक जमींदार था, उसी के पास अधिकतर जमीन बुआई के लिए थी। सेठ उसके पास गया और उससे 7 बीघा ज़मीन बुआई के लिए बट्टे पर ले ली। सेठ ने ज़मीन ले ली और गांव के जो लोग थे वो 2 वक्त के खाने के बदले में खेतों पर काम किया करते थे। यह बात जानकर सेठ बड़ा खुश हुआ कि किसी को कोई मेहनताना भी देना नहीं पड़ेगा। केवल खाने के लिए यहाँ के लोग दिन भर खेतों में काम करेंगे। सेठ को मुफ्त के मज़दूर भी मिल गए थे। सेठ के खेतों में मज़दूर काम करने लगे। सेठ उन्हें बस 2 वक्त का खाना ही देता था, उसी में वे खुश थे। वे मेहनताने के बारे में तो जानते ही नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सेठ के खेतों में अच्छी पैदावार हुई, जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिला। फिर सेठ ने जो ज़मीन बट्टे पर ली थी उसे पैसे देकर ज़मींदार से खरीद लिया और अलग से और भी ज़मीन खरीद ली। धीरे धीरे करके जो था सेठ को मुनाफा होने लगा और कुछ ही सालों में सेठ उस गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार बन गया। जितनी ज़मीन सेठ के पास थी पूरे गांव में और किसी के पास नहीं थी, वह उस गांव का बड़ा जमींदार बन गया था। अब उसके पास एक बगीचा और गौशाला भी थी, जहां पर मजदूर काम किया करते थे। ज़्यादा मुनाफा होने के कारण सेठ ने सोचा कि क्यों न मजदूरों को एक आना रोज़ मेहनताना दे दिया जाए, जिससे मजदूर उसके खेतों और बाग बगीचों में अच्छे से काम करेंगे और उसकी प्रशंसा भी करेंगे कि वह उन्हें एक पैसा रोज़ मेहनताना भी देता है। उसने मेहनताना देना शुरू कर दिया। लोगों ने पैसे मेहनत के बदले में पहली बार देखे थे तो वे सेठ की जय जयकार करने लगे और भी मन लगाकर सेठ के यहाँ काम करने लगे। कुछ ही महीनों के बाद फिर सेठ ने उस गांव में एक बहुत ही आलीशान हवेली भी बना ली। हवेली में भी नौकर काम किया करता था। जो नौकर हवेली का कामकाज किया करता था उसका नाम हरिया था। वह बड़ी लगन से हवेली का काम करता था। सेठ सिठानी उसके काम से बड़े खुश थे। अब जो सेठ था वह उसे एक आना सब की तरह मेहनताना दिन का दिया करता था, तो उसने एक आने से बढ़ाकर 2 आने दिन का मेहनताना सभी मजदूरों का कर दिया। ये बात सेठ के बेटे मक्खी को पसंद नहीं आई। वह मन में सोचता था, जब मजदूर 2 वक्त के खाने के बदले में पूरा दिन काम करते हैं और कोई शिकायत भी नहीं करते, तो पिताजी बेकार में ही इन्हें 2 आने रोज का मेहनताना देते हैं। ये बात उसे पसंद नहीं आई। फिर जो हरिया हवेली में काम करता था वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी, आप जो 2 आने रोज का मेहनताना मुझे देते हैं उसमें से 1 आना आप अपने पास जमा कर लीजिए रोज का। तब सेठ कहने लगा, तुम जमा करके क्या करोगे? हरिया कहने लगा, सेठ जी, अभी मेरी बेटी छोटी है। जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी और मैं उसकी शादी करूँगा, तब आप मेरा ये जमा किया हुआ पैसा मुझे दे देना। इस पैसे से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। सेठ कहने लगा, ठीक है। अब सेठ रोज का 1 आना अपने पास जमा करता और 1 आना हरिया को दे देता। इस तरह से समय बीत रहा था। मक्खी को भी इस बात का पता था कि सेठ के पास हरिया पैसे जमा करता है। फिर सेठ ने
मक्खी की एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दी थी, क्योंकि वो जवान हो गया था। पर जो मक्खी था बड़ा ही अय्याश किस्म का और कंजूस आदमी था। उसकी शादी के कुछ महीनों बाद ही सेठ सिठानी का देहांत हो गया, लेकिन मक्खी को अपने माता पिता के जाने का ज़्यादा दुख नहीं था। अब जो पिता की सारी जायदाद थी वो मक्खी की ही थी। जितने भी खेत बाग बगीचे और गौशाला थी, सब मक्खी के थे। पिता के जाने के कुछ महीनों बाद ही मक्खी ने मजदूरों पर सख्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें जो मेहनताना हर रोज़ 2 आने मिलता था, उसे घटाकर 1 आना कर दिया। लेकिन मजदूरों ने फिर भी उससे कोई शिकायत नहीं की। अब मजदूर काम ढूंढने बाहर गांव में कहाँ जाते, उसी गांव में उन्हें काम मिल रहा था, इसलिए वे 1 आने में भी खुश थे। कभी मक्खी से कोई शिकायत नहीं की। मक्खी भी इस बात से खुश था कि 1 आना घटने के बाद भी मजदूरों ने उससे कुछ नहीं कहा। वह जितना हो सकता था खेतों में उनसे काम लेता था। मजदूर दिन भर कमर तोड़ मेहनत करते थे और 2 वक्त के खाने और 1 आने में ही संतुष्ट रहते थे। धीरे धीरे समय बीत गया। अब जो हरिया था उसकी बेटी 18 वर्ष की हो गई। हरिया मक्खी सेठ के पास आया और कहने लगा, आप तो जानते हैं आपके पिताजी के पास मेरा जमा किया हुआ आप पैसा था, अब वो तो रहे नहीं। आप ही मुझे वो पैसा दे दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी बेटी की शादी करूँगा तो मुझे चाहिएंगे। मक्खी कहने लगा, पहले बेटी के लिए रिश्ता तो देख लो, शादी तो तभी होगी ना जब रिश्ता होगा। मैं तुम्हारे पैसे शादी तय होते ही दे दूंगा। हरिया कहने लगा, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद हरिया ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और शादी 1 महीने बाद थी। हरिया फिर मक्खी सेठ के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है और 1 माह के बाद उसकी शादी है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। मक्खी सेठ कहने लगा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, 10-15 दिन लगेंगे इंतज़ाम करने में। हरिया जो था उसकी करीब 500 मोहरे मक्खी सेठ के पास इकट्ठी हो चुकी थी। सेठ की बात सुनकर हरिया कहने लगा, ठीक है सेठ जी, 15 दिन के बाद आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मक्खी सेठ ने उसे अपनी हवेली से यह कहकर टाल दिया था, ठीक है 15 दिनों के बाद पैसे दे दूंगा। अब जो हरिया था घर वापस आ गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जो हरिया की बेटी की शादी का एक ही दिन बचा था, तब हरिया ने जहाँ पर अपनी बेटी की शादी तय की थी वो लोग आ गए और कहने लगे, अगर कल तक तुमने दहेज का पैसा हमें नहीं दिया तो कल तुम्हारे घर हम बारात लेकर नहीं आएंगे। रिश्तेदारों की ये बात सुनकर हरिया घबरा गया। वह सेठ जी के पास गया तो सेठ जी उस समय घर पर नहीं थे। हरिया ने सेठानी से कहा कि सेठानी जी, कल मेरी बेटी की शादी है और सेठ जी ने अब तक मेरे जमा किए हुए पैसे मुझे नहीं दिए। आप उनसे कहिए ना कि वो मेरे पैसे दे दे, नहीं तो कल मेरी बेटी की बारात नहीं आएंगी। लड़के वालों को मुझे दहेज में 400 मोहरे देनी हैं। सेठानी कहने लगी, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सेठ जी को पैसे लेकर शाम तक तुम्हारे घर भेज दूंगी। कल तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर लेना। हरिया कहने लगा, ठीक है। मक्खी सेठ जब हवेली पर आया तो सेठानी ने
उससे कहा कि आप कैसे कंजूस इंसान हैं। जिस आदमी ने आपके पास कई वर्षों से पैसा जमा किया है वो अपने ही पैसे मांग रहा है, वो भी अपनी बेटी की शादी के लिए जो उसने जमा किए थे। आज उसे ज़रूरत है तो भी आप उसके पैसे उसे नहीं दे रहे हैं। सेठ लोग तो गरीब की बेटियों की शादी में पैसा दान देते हैं, लेकिन आप तो उस गरीब आदमी का पैसा ही उसे नहीं दे रहे हैं। सेठ ने कहा, तुम क्या जानती हो इस बारे में? मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं पैसे उसे नहीं देता? सेठानी कहने लगी, मैं जानती हूँ आप कितने बड़े कंजूस हैं। लोगों से एक आना रोज के मेहनताने पर काम कराते हैं, फिर भी लोग चू तक नहीं करते। आपके पिताजी तो उन्हें 2 आना रोज का मेहनताना देते थे। इतनी भी कंजूसी अच्छी नहीं है। गरीब की बेटी की शादी अगर समय पर नहीं हुई तो उसकी पगड़ी उछल जाएगी। हवेली की तिजोरी में बहुत सारे पैसे हैं, उनमें से 400-500 मोहरें निकल जाएंगी तो कुछ घटेगा नहीं। आप अभी जाइए और उस हरिया की 500 मोहरें देकर उसे आइएगा। कल उसकी बेटी की बारात आने वाली है। सिठानी के कहने पर जो मक्खी सेठ था कहने लगा, ठीक है, आज शाम को ही दे आऊँगा। मोहरे लेकर मक्खी सेठ हरिया के घर पहुंचा। उस समय हरिया घर पर नहीं था, उसकी बेटी चंद्रा घर में अकेली थी। जब चंद्रा को मक्खी सेठ ने देखा तो उसके मन में लालसा जाग गई। वह उसे अपना बनाना चाहता था क्योंकि वह अय्याश किस्म का इंसान था। वह उसे देखकर वापस हवेली की तरफ लौटने लगा। चंद्रा ने सेठ को नहीं देखा था। वह मन में सोचने लगा, अगर मैं हरिया को पैसे ही नहीं दूंगा तो उसकी बेटी की शादी भी नहीं होगी और फिर मजबूरन हरिया को अपनी बेटी की मेरी हवेली पर काम करने के लिए लगानी होगी तो मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूँगा। यह सोचकर वह हवेली नहीं गया, अपने किसी दोस्त के यहाँ चला गया। सेठानी को भी कुछ बताए बिना ही दूसरे दिन जब हरिया के गांव में बारात आई तो बारात उसकी बेटी की नहीं आई बल्कि दूसरे पड़ोस के एक आदमी की जो जवान बेटी थी उसे ब्याह कर वह ले गए, क्योंकि उस आदमी ने उन लोगों को मुँह मांगा दहेज दिया था जो हरिया नहीं दे पाया क्योंकि सेठ ने उसे पैसे दिए ही नहीं थे। यह देखकर हरिया बड़ा दुखी हुआ। फिर हरिया की बेटी कहने लगी, पिताजी आप तो जानते हैं कि आपके सेठ कितने कंजूस मक्खी चूस हैं। आपके जमा किए हुए पैसे भी उन्होंने आपको समय पर नहीं दिए। ऐसे सेठ के यहाँ काम करने से क्या फ़ायदा जो समय पर आपको पैसे ही न दे। अगर उस सेठ ने आज पैसे आपको दे दिए होते तो इस काका की बेटी की जगह मेरी बारात आती और मेरी शादी हो जाती। इस काका ने कभी अपनी मेहनत की कमाई को किसी सेठ के यहाँ जमा नहीं किया बल्कि अपने घर में ही ज़मीन में गड्ढा खोदकर वहाँ जमा किया। और आज देखिए इसके जमा किए हुए पैसे से इसने अपनी बेटी का दहेज दे दिया और उसकी शादी होकर वह अपने ससुराल चली गई। तुम्हारा जो सेठ है बड़ा ही मक्खी चूस है। एक तो लोगों को आधा मेहनताना देता है और उसमें भी कंजूसी करता है। तुम्हारे जमा किए हुए पैसे भी तुम्हें समय पर नहीं दिए, वह किसी काम का नहीं है। आज के बाद तुम सेठ की हवेली पर काम करने नहीं जाओगे। हरिया को बड़ा दुखी था, कहने लगा, बेटी तुम सही कह रही हो। ऐसा सेठ किस काम का जो समय पर हमारे पैसे जमा किए हुए ही हमें न दे।
मैं आज के बाद हवेली पर कभी काम करने नहीं जाऊंगा, हम कोई और काम कर लेंगे। हरिया की बेटी कहने लगी, पिताजी हम दोनों जंगल में लकड़ियां काट कर लाएंगे और टाल पर बेचेंगे, उससे भी अच्छी खासी आमदनी ही हो सकती है। हरिया कहने लगा, तुम सही कह रही हो। फिर हरिया और उसकी बेटी जंगल में दूसरे दिन से लकड़ियाँ काटने के लिए जाने लगे और फिर उसे काट कर टाल पर बेचने लगे। इससे उन्हें अच्छी खासे पैसे मिल जाते थे, जिससे घर का गुजर अच्छे से हो जाता और कुछ पैसे बच भी जाते थे। धीरे धीरे गांव वालों को जब पता चला कि हरिया ने हवेली पर जाना बंद कर दिया तो दो चार गांव वाले हरिया के पास आए और कहने लगे, तुमने हवेली पर काम करना क्यों बंद कर दिया। तब हरिया ने सारी बातें उन्हें बता दी और कहने लगे, जो सेठ जी हैं वो बड़े ही मक्खी चूस हैं, हमें से दिन भर मेहनत करवाते हैं और आधा ही मेहनताना हमें देते हैं, बल्कि जो दूसरे सेठ लोग हैं वे दुगना मेहनताना सारे दिन की मेहनत का देते हैं। इसलिए मैंने सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दिया। उन लोगों के भी बात समझ में आ गई कि सही में सेठ जो है बड़ा ही मक्खी चूस है। उन लोगों ने भी सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दिया और दूसरे काम धंधों को तलाशने लगे। इधर जब सेठ हवेली पर पहुंचा तो सेठानी ने सेठ से कहा कि आप कहाँ चले गए थे, क्या आपने हरिया को पैसे नहीं दिए। तब मक्खी सेठ ने आनाकानी कर दी। तब सेठानी समझ गई कि जानबूझकर मक्खी सेठ ने हरिया को पैसे नहीं दिए। वह जानती थी कि मक्खी जो है अय्याश किस्म का इंसान है और हरिया की बेटी को सेठानी ने देखा हुआ था। वह सब बातें समझ गई और कहने लगी, मैं जानती हूँ आपने अपनी अय्याशी के चलते ही हरिया को समय पर पैसे नहीं दिए, उसकी बेटी की शादी नहीं हुई। आप तो यही चाहते थे, आपकी बुरी नज़र उस पर थी। तब सेठ कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या उस गरीब की बेटी को मैं अपना हम बिस्तर करूँगा। तुम क्या क्या सोच लेती हो मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ज़रूरी काम आ गया था तो मेरे दोस्त के पास चला गया, इसलिए पैसे नहीं दे पाया। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई, शादी अब नहीं हुई तो फिर हो जाएगी, मेरा भेजा गरम मत करो। यह कहकर मक्खी सेठ हवेली के अंदर चला गया। उधर जो हरिया था अपनी बेटी के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, उसी समय वहाँ से दो राजकुमार गुजर रहे थे। छोटे राजकुमार को काले सर्प ने डस लिया। राजकुमार वहीं जमीन पर पड़ गए और बेहोश हो गए। बड़ा राजकुमार मदद के लिए चिल्ला रहा था। हरिया ने उसकी आवाज़ सुनी तो वहाँ अपनी बेटी के साथ पहुँच गया। देखा कि एक युवक जमीन पर बेहोश पड़ा है और काला सर्प वहाँ से जा रहा है। वह समझ गया कि इसे सर्प ने काट लिया है। उसने अपनी बेटी चंद्रा से कहा कि बेटी कुछ करो, इसकी जान बचाओ। चंद्रा कुछ औषधियाँ जल्दी से तोड़कर ले आई और फिर उन्हें हाथ से रगड़कर उस युवक के मुंह में डाल दिया। युवक थोड़ी ही देर में उठ बैठा। यह देखकर राजकुमार हैरान था। फिर वह कहने लगा, ये आपने कैसे किया। तब हरिया ने बताया कि मेरी बेटी औषधियों की अच्छी जानकार है, इसे बचपन से ही देवीय वरदान प्राप्त है, यह सभी रोगों का इलाज कर सकती है। आप लोग कौन हैं। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि हम पास के राज्य के राजा के दोनों भाई राजकुमार हैं और यहाँ जंगल में शिकार के लिए आए थे। तब हरिया कहने लगा, राजकुमार जी प्रणाम, अब तो छोटे राजकुमार ठीक हैं। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, क्या सच में आपकी बेटी सभी प्रकार के रोगों का इलाज कर सकती है। हरिया कहने लगा, हाँ राजकुमार जी। तब बड़े राजकुमार ने कहा कि हमारी जो राजमाता है वो कई
वर्षों से बिस्तर पर पड़ी हैं। सभी वैद्य हकीमों को दिखा दिया पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। ये बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। क्या आपकी बेटी उनका भी इलाज कर सकती है? तब हरिया ने कहा, हाँ राजकुमार जी। तब उसने अपनी बेटी चंद्रा से कहा कि बेटी, इनकी राजमाता के लिए भी औषधि बना कर दे दो। तब चंद्रा जंगल से और औषधियाँ तोड़ कर लाई और जैसे राजकुमार ने उनके रोग के बारे में बताया था उसके अनुसार औषधि बनाकर दे दी और कहा कि 1 हफ्ते तक सुबह शाम ये औषधि राजमाता को खिला देना और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखना। भगवान ने चाहा तो 1 हफ्ते में ही वो अच्छी हो जाएंगी। राजकुमार कहने लगा, ठीक है। राजकुमार औषधि लेकर महल में पहुंच गया। सारी बातें जो जंगल में उनके साथ घटी थी राजा को जाकर बता दी। राजा ने कहा, क्या सच में ऐसा हुआ? बड़े राजकुमार ने कहा कि हाँ पिताजी, ये औषधि मैं राजमाता के लिए लाया हूँ। ये अगर उन्हें 1 हफ्ते तक खिला दी तो उस लड़की का कहना था कि राजमाता भी अच्छी हो जाएंगी। फिर राजकुमार ने दोनों समय राजमाता को वह औषधि खिलाई और उनके खाने पीने का भी ख्याल रखा। 1 ही हफ्ते में राजमाता भली चंगी हो गई। फिर राजा ने सारी बातें और उस लड़की के बारे में भी रानी को बता दिया और कहा कि अगर आप चाहें तो हम अपने छोटे राजकुमार से उस लड़की की शादी कर सकते हैं। वह लड़की हमारे राज्य के लिए वरदान साबित होगी। वह इतनी बड़ी औषधियों की ज्ञाता है कि हमारी प्रजा भी उसका लाभ उठा सकती है। रानी कहने लगी, महाराज, इसमें पूछने की क्या बात है। राजा, राजकुमार और रानी जो है हरिया के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने पर हरिया से कहने लगे कि हम तुम्हारी बेटी को अपने छोटे राजकुमार की पत्नी बनाना चाहते हैं। यह बात सुनकर हरिया बड़ा खुश हुआ पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी महलों की रानी बनेगी। उसने अपने आप को चुंटी काटी तो उसे यकीन हो गया कि यह सपना नहीं हकीकत है। वह राजा से कहने लगा, यह तो मेरी बेटी के लिए बड़े भाग्य की बात है जो आपके राजकुमार से मेरी बेटी की शादी होगी। फिर राजा ने राजकुमार और हरिया की बेटी की शादी कर दी और उसे राजमहल में ले गया। इसी उनके जाने के बाद जो मक्खी सेठ था उसकी पत्नी कहने लगी कि आपकी कंजूसी के चलते ही मज़दूरों ने खेतों पर काम करना बंद कर दिया है। गौशाला में भी कोई मज़दूर नहीं आता और हवेली पर जो हरिया काम करने आता था अब तो वो भी नहीं आता। सारा हवेली का काम मुझे करना पड़ता है और खेतों पर तो बीज भी नहीं बोया गया है। फसल कहाँ से होगी? सभी खेत जो है बंजर पड़े हैं और गौशाला में गोबर उठाने के लिए नौकर भी नहीं हैं। अब मैं हवेली का काम करूं या गौशाला का? अब तो तुम ही जाओ और गौशाला में गोबर डाल कर आओ। अगर कोई नौकर नहीं होगा तो हमें ही सारे काम करने पड़ेंगे। अगर आप इतनी कंजूसी नहीं करते तो कोई भी मज़दूर काम छोड़कर नहीं जाता। ये आपकी करनी का ही फल है। अब भुगतो। अब गौशाला में गोबर तुम ही डाल कर आओ। मक्खी कहने लगा, ऐसा कैसे हो गया? सेठानी कहने लगी, ये तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। तुम मज़दूरों को आधा मेहनताना देते थे जबकि और जो सेठ हैं वो दुगने मेहनताने देकर अपने खेतों पर मज़दूरों से काम करवाते हैं। तो सभी मज़दूर उन्हीं के पास चले गए। अब कोई भी तुम्हारे यहाँ काम करना नहीं चाहता है। सबको समझ में आ गया है कि तुम आधे मेहनताने पर कड़ी मेहनत कराते हो। अब कोई भी मज़दूर यहाँ काम करने नहीं आएगा।
यह सुनकर मक्खी हैरान हो गया। फिर सेठानी कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि मजदूर वापस काम करने आए और तुम्हें गोबर ना डालना पड़े और मुझे हवेली में झाड़ू पोछा न करना पड़े, तो अभी जाओ हरिया के जो जमा किए हुए 500 मोहरे हैं वो उसे देकर आओ, और जिन मज़दूरों के मेहनताना आधा आपने दिया था उनका पूरा मेहनताना उन्हें देकर आओ, तो ही नौकर काम पर आ सकते हैं। यही एक चारा है। मक्खी कहने लगा, तुम सही कह रही हो, मुझसे गौशाला का गोबर नहीं डलेगा। सेठानी कहने लगी, और मुझसे भी हवेली का काम नहीं होगा। हरिया जो था बड़ा ही अच्छा था, हवेली का सारा काम अपने आप करता था, मुझे तो पता ही नहीं चलता था। मक्खी सेठ कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी हरिया के पैसे उसे देकर आता हूँ और बाकी मज़दूरों के भी, ताकि वो काम पर आ जाएं। पैसे लेकर मक्खी सेठ जो था हरिया के घर पहुंच गया और कहने लगा, हरिया ये लो तुम्हारे जमा किए हुए 500 मोहरे। तब हरिया कहने लगा, सेठ जी अब मुझे इन मोहरों की कोई ज़रूरत नहीं है। हरिया बड़ा खुश नज़र आ रहा था। मक्खी सेठ कहने लगा, क्यों भाई, तुम्हारी बेटी की शादी भी तो तुम करोगे, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तब हरिया कहने लगा, सेठ जी अब मुझे इन मोहरों की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मक्खी सेठ कहने लगा, वो किस लिए, क्या तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करोगे? तब हरिया कहने लगा, सेठ जी मेरी बेटी तो महलों की रानी बन गई है, अब मुझे किस बात की कोई चिंता नहीं है। यह सुनकर मक्खी हैरान था। इतनी ही देर में राजा रानी और हरिया की बेटी चंद्रा वहां आ गए। उन्हें देखकर मक्खी सेठ हैरान हो गया कि सच में यह तो राज रानी बन गई है। राजकुमार भी उसके साथ था। यह देखकर वह बड़ा हैरान हुआ कि एक गरीब की बेटी महलों की रानी कैसे बन गई, पर उसने अपने हाव भाव छुपाते हुए चंद्रा के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटी तुम कैसी हो? तब चंद्रा कहने लगी, सेठ काका मैं तो ठीक हूँ, पर आप यहाँ कैसे? तब मक्खी सेठ ने बताया, मैं तुम्हारे पिता के पैसे लौटाने आया था। चंद्रा कहने लगी, अब इन पैसों को लौटाने का कोई मतलब नहीं है। जब मेरे पिता को इनकी ज़रूरत थी तब तो आपने दिए नहीं। यह बात सुनकर मक्खी सेठ का सिर झुक गया। फिर चंद्रा कहने लगी कि सेठ काका मैं बस यही चाहती हूँ कि आज के बाद आप कंजूसी करना छोड़ दें और जो लोग मेहनत करते हैं उनका पूरा मेहनताना आप उन्हें समय पर दे दें, ताकि आगे से किसी गरीब की बेटी की बारात चौखट से वापस न जाए। मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो राजा साहब ने अपने बेटे के लिए मुझे चुन लिया और मुझे महलों की रानी बना दिया, पर हर गरीब की बेटी की ऐसी किस्मत नहीं होती। इसलिए आप कंजूसी छोड़ दीजिए और सभी मज़दूरों को समय पर मेहनताना दे दीजिए, ताकि वे भी अपनी पूंजी जमा की हुई जो हो उससे अपनी बेटी की अच्छे से शादी कर सके। किसी गरीब की बेटी की बारात दरवाजे से न लौटे, बस मैं यही चाहती हूँ। मक्खी सेठ कहने लगा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मक्खी सेठ हवेली पर लौट गया, सारी बातें सेठानी को बता दी। सेठानी कहने लगी, आपकी तो बुरी नज़र उस पर थी, पर भगवान ने तो उसकी किस्मत में महलों की रानी बनना लिखा था, सो वह महलों की रानी बन गई। आपने तो चाहा था उसकी शादी ही न हो, पर उसकी किस्मत में जो लिखा था उसे मिल गया। अब तो आप सुधर जाइए और जिसका जो मेहनताना हैं उन्हें
अच्छे से वापस कर दीजिए ताकि मज़दूर काम पर आ सके। मक्खी सेठ कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। जिसकी किस्मत में जो होता है उसे मिलकर ही रहता है। इधर जो चंद्रा थी वो अपने माता पिता को राजमहल में ले गई और वहीं पर उनकी देखभाल करने लगी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।